हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत कुमार। तो अपन ने केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी के अंदर अपने ऑलमोस्ट 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में अपने लोग एंटी लॉग को पढ़ा था विदाउट किसी टेबल के। तो आज अपन अभिक्रिया की दर को पढ़ेंगे और अभिक्रिया के दर के जस्ट बाद अपन ग्राफ को देखेंगे। तो अभिक्रिया की दर एवं दर नियतांक को पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालना अभिक्रिया की दर एवं दर नियतांक। अभिक्रिया की दर एवं दर नियतांक। अभिक्रिया की दर एवं दर नियतांक। अभिक्रिया की दर एवं दर नियतांक, इसको मुख्यतः 2 नियम में से पढ़ेंगे। एक तो होगा दर व अनुपात क्रिया का नियम, तो और दूसरा होगा प्रायोगिक वेग नियम। तो पहला हेडिंग डालना दर व अनुपाती क्रिया का नियम। दर व अनुपाती क्रिया का नियम। इसमें एक लाइन लिखना, यह एक प्रायोगिक नियम है, सॉरी यह एक सैद्धांतिक नियम है। यह एक सैद्धांतिक नियम है। इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर एवं वेग उस अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह नियम है दरवानुपाती का। तो लिख लिया होगा। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं। मैं मान लेता हूं एक क्रिया कारक है a प्लस बी प्लस सी और ये प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। ये लो, मैं मान लेता हूं इसके दो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक a है, इसका b है, इसका स्मॉल c है। तो दर व अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? जो रेट होती है वो क्रिया कारकों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये लो, ये क्रिया कारकों को गुणनफल कर दिया। लेकिन अभी तक ये दर व अनुपाती का नियम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इन क्रिया कारकों के ऊपर घातें लगेंगी और वो घातें इनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होंगे। जैसे a का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक स्मॉल a, तो इसके घात में लगा दिया। b का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक स्मॉल b, इसके घात में लगा दिया। c का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक स्मॉल c, इसके घात में लगा दिया। तो ये दर व अनुपाती क्रिया का नियम हो गया। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई समानुपाती साइन को हटाना हो तो वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट मैं k मान लेता हूं। r इज इक्वल टू k, a की पावर स्मॉल a, b की पावर स्मॉल b, c की पावर स्मॉल c। ये a b c इसके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक हैं जो अभिक्रिया के अंदर दे रखे हैं, वो घातों में चढ़ा देंगे। तो ये दर व अनुपाती क्रिया का नियम है। ये जो यहाँ पर k निकल कर आया है ये वेग नियतांक कहलाता है। वेग नियतांक या विशिष्ट वेग नियतांक भी कहलाता है। अब इसी को राजस्थान बोर्ड ने थोड़ा सा ब्रॉड करके इस प्रकार दे रखा है, वो भी साथ में लिख लेना। पहले एग्जांपल, उसके बाद ये। उसने क्या बताया कि पहले तो अभिक्रिया की दर लिखो। पहले आप अभिक्रिया की दर लिखो। ये लिखो, दर क्या होती है? सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। मैं मान लेता हूं सांद्रता में परिवर्तन x हुआ है, c हुआ है, कुछ भी हुआ है, कुछ मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? dx अपॉन dt। dx अपॉन dt। और अभिक्रिया का वेग क्या बोल रहा है? सॉरी, दर व अनुपाती क्रिया का नियम क्या बोल रहा है? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं कि r इज इक्वल टू k, a की पावर स्मॉल a, b की पावर स्मॉल b, c की पावर स्मॉल c। ये बोल रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। अब क्या करते हैं, ये a की सांद्रता, b की सांद्रता, c की सांद्रता, सभी की सांद्रता समान है। a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू।
की जो सांद्रता है वो बिल्कुल सांद्रता के बराबर है और समान है। इस सांद्रता का मान 1 है, इस सांद्रता का मान कितना है 1, अर्थात क्रियाकारक A 1 है, क्रियाकारक B 1 है, क्रियाकारक C 1 है, तो 1 1 हो गया। तो अब मैं यहाँ पर A की जगह पर 1 रख दूंगा, B की जगह पर भी 1 रख दूंगा, C की जगह पर भी 1 रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू K A की पावर सॉरी 1 1 1 हो जाएगा, तो A की पावर 1 अपॉन B की पावर B सॉरी अपॉन A की पावर C। अपन सभी जानते हैं कि यदि कोई आधार 1 1 आ जाए तो अब उसके ऊपर कितनी भी घात हो मान 1 ही होगा, तो ये R इज इक्वल टू K इंटू K हो जाएगा सीधा। मैं चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं इसकी बजाय। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर कर दो। मैं इसको इधर से कर देता हूं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू K, ये राजस्थान बोर्ड के अंदर दे रखा है, और ये K इज इक्वल टू क्या है वेग नियतांक या विशिष्ट वेग नियतांक। इसको लिख लो, पहले ये लिखो, उसके बाद ये लिख दो और उसके बाद ये बता दो, लेकिन साथ में ये जरूर ब्रैकेट में कहीं ना कहीं पर दिखाना कि A की सांद्रता B की सांद्रता C की सांद्रताएं बराबर हैं और उनका मान 1 है। जब 1 मान हुआ तभी तो 1 आया। लिख लो, लिख लिया। तो ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम था। दूसरा नियम तो प्रायोगिक वेग नियम या वेग नियम, प्रायोगिक वेग नियम या वेग नियम। प्रायोगिक वेग नियम या वेग नियम। प्रायोगिक वेग नियम या वेग नियम। ये थोड़ा सा बोर्ड ढीला हो गया, इसको साफ कर देते हैं। प्रायोगिक वेग नियम या वेग नियम, इसमें एक लाइन लिख दो, यह एक प्रायोगिक अवधारणा है, यह एक प्रायोगिक अवधारणा है। इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में उपस्थित उन क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, उन क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है जो वास्तव में अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो वास्तव में अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात जिनकी सांद्रता में परिवर्तन आता हो, अर्थात जिनकी सांद्रता में परिवर्तन आता हो, वेग नियम कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे होता है ये मैं मान लेता हूं कोई अभिक्रिया है A प्लस B प्लस C कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये लो, इसके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक स्मॉल a, इसके स्मॉल b और इसका स्मॉल c, ये स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है। तो R समानुपाती A ऑफ B ऑफ C। अब द्रव्य अनुपाती नियम हो या वेग नियम हो, उसके ऊपर घात जरूर लगेंगी। अब इसके ऊपर घात क्या लगाऊं मैं, इसके ऊपर घात में अल्फा बीटा गामा लगाता हूं। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं देखना इधर, मैं मान लेता हूं ये क्रियाकारक A है, इसके कुल अणु A हैं या कुल मोल A हैं, सारे के सारे मोल प्रोडक्ट में नहीं बदले, सिर्फ और सिर्फ अल्फा मोल में परिवर्तन आया, A के अल्फा मोल में परिवर्तन आया, जितना परिवर्तन आया उसको घात चढ़ा दिया अल्फा, इसके B के B मोल प्रोडक्ट में न बदलकर बीटा मोल बदले तो घात बीटा, जितने का परिवर्तन आएगा उतनी घातें, और गामा
तो मान लो सी की सांद्रता, माना कि जो सी है उसकी गामा सांद्रता में परिवर्तन आया तो गामा, तो R इज इक्वल टू के, समानुपाती साइन को हटाऊंगा तो कोई नियतांक अल्फा ऑफ बीटा ऑफ गामा। अब कोई एक बात हो देखा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो घाते हैं इसकी ये स्टोइकोमेट्रिक गुणांक से अलग हों या बराबर हों, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अल्फा का मान अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान नॉट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो क्रिया कारक की सभी सांद्रताएं उत्पाद में बदल गई तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है, ऐसा अपन मानते हैं। अब रियल में जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से अपन अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करेंगे, जो आगे चलकर आएगा। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, तो ये प्रायोगिक वेग नियम था। अब जो अपने पास वेग नियतांक निकल कर आया है उसकी इकाई क्या होती है, या दर नियतांक की इकाई क्या होती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगाना, अभिक्रिया दर नियतांक की इकाई, अभिक्रिया दर नियतांक की इकाई, अभिक्रिया दर नियतांक की इकाई, ये लिख लो, लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। अभिक्रिया दर नियतांक की इकाई, अभिक्रिया दर नियतांक की इकाई, अभिक्रिया दर नियतांक की इकाई। इसमें एक लाइन लिखो, दर नियतांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ये मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, ये मैं मान लेता हूं ए प्लस बी प्लस सी प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। इसके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समूल ए, इसका समूल बी, तो इसका समूल सी। पहले मैं अभिक्रिया की दर ज्ञात करता हूं, अभिक्रिया की दर, जैसे R इज इक्वल टू क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, तो dc अपॉन dt। तो इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, सांद्रता अपॉन समय। इस समय को ऊपर ले जाऊंगा तो इनवर्स में आ जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा, सांद्रता इंटू समय इनवर्स। अब दूसरा वेग नियम से अभिक्रिया की दर लिखते हैं। वेग नियम से, वेग नियम से किस प्रकार आएगी कि R इज इक्वल टू K ऑफ A घात A, B की घात B, C की घात समूल C। मैं मान लेता हूं ये पूरे के पूरे क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहे हैं, तो A B C लिख दिया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। अब मैं ऐसा मानता हूं कि A की सांद्रता, B की सांद्रता, C की सांद्रता बिल्कुल इक्वल है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, कि A व B एंड C की सांद्रताएं बराबर हैं, और वो किसके बराबर हैं, सांद्रता के बराबर हैं। तो ये भी सांद्रता मान लेता हूं, ये भी सांद्रता मान लेता हूं, ये भी, अर्थात तीनों की सांद्रताएं तो बराबर हैं। तो R इज इक्वल टू K, मैं सांद्रता लिख देता हूं यहाँ पर, सांद्रता की पावर स्मॉल a, सांद्रता की पावर स्मॉल b, सांद्रता की पावर स्मॉल c। दिखाई दे रहा सभी को? जब आधार सेम हो
तो आधार सेम हो, तीनों आधार सेम हो तो एक आधार को लिखकर वहां पर घातों का योग कर देते हैं। कैसे कि R इज इक्वल टू के इंटू सांद्रता अपॉन A प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर 2 देता हूं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर करने पर, और जब मैं इन दोनों को बराबर करूंगा, समीकरण 1 क्या है, सांद्रता इंटू समय इनवर्स इज इक्वल टू के इंटू सांद्रता ऑफ ए की घात ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां पर के निकाल दो, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सांद्रता अपॉन सांद्रता की घात a प्लस बी प्लस सी इंटू समय इनवर्स, ये आ गया समय इनवर्स। तो यो जहां पर a प्लस बी प्लस सी है इज इक्वल टू n मान लेता हूं, और जहां पर n अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, वो आगे देखेंगे कैसे ज्ञात करते हैं। अभी मान लेता हूं n इज इक्वल टू अभिक्रिया कोटि है जो a प्लस बी प्लस सी के बराबर है। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी को किससे ऋणात्मक कर दोगे, n से। तो k इज इक्वल टू सांद्रता अपॉन सांद्रता की पावर n इंटू समय इनवर्स। अब मैं क्या करता हूं, इस सांद्रता को ऊपर ले जाता हूं, तो ये माइनस जो घात n है ये माइनस में आ जाएगी। इस हिसाब से इसको इधर लिखता हूं मैं, कैसे, k इज इक्वल टू सांद्रता इंटू सांद्रता की पावर माइनस n इंटू टाइम इनवर्स, ये आ गया। तो फिर से यदि आधार सेम आ जाए तो घातों का योग कर दो। k इज इक्वल टू एक किसी एक भी आधार को लिख दो, ये लिख दिया मैंने सांद्रता एक आधार, तो 1 प्लस माइनस n, तो माइनस आ जाएगा सांद्रता इंटू सांद्रता की घात 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। अब आप सभी जानते हो, विलियन के अंदर पढ़ा होगा, सांद्रता इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर होता है, मोल अपॉन लीटर होता है। तो आप सांद्रता की जगह पर ये मोल अपॉन लीटर रख दो, k इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 की पावर माइनस n, 1 की पावर माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो यहां पर मोल अपॉन लीटर इंटू टाइम इनवर्स, ये k की इकाई आ गई। अब ये 1 माइनस n जो घात है मोल के ऊपर भी है और लीटर के ऊपर भी है। अगर मैं लीटर को ऊपर लाना चाहूंगा तो ये n माइनस 1 ही हो जाएगा क्या, इसका उल्टा। इस प्रकार मैं इसको इधर लिख देता हूं कि k इज इक्वल टू मोल 1 माइनस n इंटू लीटर n माइनस 1 इंटू टाइम इनवर्स। ये आपका फॉर्मूला तैयार है। इस फॉर्मूले से अपन अलग अलग अभिक्रियाओं की कोटि की दर नियतांक ज्ञात कर लेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखेंगे, लेकिन अपने पास ये दो फॉर्मूले ज्ञात कैसे किए, इस हिसाब से। तो इनको लिख लो, पहले तो आप ये लिख दो, उसके बाद ये लिख दो। लेकिन जब ये लिखो तो ये बातें जरूर बताना कि ए बी सी की सांद्रताएं बराबर हैं, जिनका मान मैं सांद्रता मान लेता हूं, और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c इनका मान n है, और इनको अभिक्रिया की कोटि के बराबर मान लेता हूं। ये इसके साथ में ब्रैकेट में आड़ोस पड़ोस में जरूर लिखना। उसके बाद कंटिन्यू ये, फिर ये लिख दो, और उसके बाद ये फॉर्मूला दिखा दो। लिख लिया होगा ये, तो आगे देखते हैं। अभी मिटा देता हूं इसको।
तो अपना फॉर्मूला था लास्ट में निकल के क्या आया था, K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 इंटू टाइम इनवर्स। और यहां पर जो n है वो क्या है, n इज इक्वल टू अभिक्रिया की कोटि, n बराबर क्या है, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पर जैसे जैसे मान रखते जाएंगे तो वहां पर अलग अलग कोटि की अभिक्रिया की अलग अलग दर नियतांक की इकाई आ जाएगी। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पर शून्य कोटि के लिए, दर नियतांक की इकाई, शून्य कोटि के लिए दर नियतांक की इकाई n का मान जरूर लिखना साथ में, n इज इक्वल टू 0, तो कितनी आ जाएगी बताओ, k इज इक्वल टू, मैं यहां पर सिर्फ इसकी वैल्यू रखूंगा, मोल 1 माइनस n का मान 0 रख दिया, इनटू लीटर 0 माइनस 1 इंटू टाइम इनवर्स, आ गई k की वैल्यू, k इज इक्वल टू मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स। तो कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर अपने को कोटि के बारे में जानकारी नहीं देता और क्वेश्चन में कहीं न कहीं ये इकाई देता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स। तो वहां पर कोटि की जानकारी के लिए आप यूनिट देख लो, ये यूनिट जहां पर मिल जाए तो वो निश्चित तौर पर शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अब प्रथम कोटि के लिए देखते हैं। जैसे प्रथम कोटि के लिए देखो, मैं प्रथम कोटि के लिए n का मान 1, यहां पर k नोट करता हूं, तो यहां पर k1 इज इक्वल टू मोल 1 माइनस 1 इंटू लीटर, n की वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू समय इनवर्स। तो इसके ऊपर तो घात 0 हो गई, ये भी घात 0 हो गई, और किसी भी आधार के ऊपर घात 0 आ जाए तो उसका मान बोलो, उसका मान 0 सॉरी 1 हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। k1 इज इक्वल टू, तो 1 हो गया, तो 1 की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो सीधा लिख देते अपन समय इनवर्स। इसी प्रकार द्वितीय कोटि के लिए n का मान 2, तो रख देते हैं k2 इज इक्वल टू मोल 1 माइनस 2 इंटू लीटर 2 माइनस 1 इंटू टाइम इनवर्स। बस बता दो सीधा, तो मोल इनवर्स हो जाएगा लीटर इंटू टाइम इनवर्स। k2 इज इक्वल टू मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू टाइम इनवर्स। ये हो जाएगा अपना द्वितीय कोटि के लिए। इसी प्रकार से अपन n का मान रखकर किसी भी कोटि की इकाई का नियतांक निकाल सकते हैं, किसी भी कोटि के नियतांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर लेंगे। तो ये शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए इकाई का मान आ गया। अब अपन थोड़ा ग्राफ के बारे में देखें। ये जो ग्राफ के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई 10 मिनट का वीडियो बीच में जरूर डालेंगे। अगला लेक्चर आने से पहले ग्राफ का वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। तो इससे पहले पीछे वाला कंटिन्यू पढ़ना, बाकी का लेक्चर अपन कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।